जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की थी। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में प्रमुख टैक्स है आज की डेट में। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इसको कंसिडर करते, क्या इसका फुल फॉर्म है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि जो ये टैक्स लगेगा ये एक तो एक गुड्स पे लगेगा। जब गुड्स की ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगा, तो उस पर जीएसटी लगेगा। यानी कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स पे लगेगा। और सर्विसेज, किसी भी टाइप की सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, कोई कोचिंग है, अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो जो टीचर की पेमेंट दे रही है उस पर भी जीएसटी लगेगा। और जो स्टूडेंट से फीस को रिसीव कर रही है उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी वहाँ पे भी लगेगा, सर्विसेज पे। तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज में जो जीएसटी लगता है, यानी कि एक टैक्स लगता है, उसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इम्प्लीमेंट, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट कब किया गया था? जुलाई 2017 में। इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन जुलाई 2017 में। इसको इम्प्लीमेंट जुलाई 2017 में किया। ये जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट तो बाद में हुआ, पहले तो ये एक बिल के तौर पे आया और उसको उस बिल को फिर पास करके और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर जब हुए तो एक्ट बना। क्या था वो था अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 ये लाया गया था। जब ये पास हुआ पार्लियामेंट में पास हुआ और फिर प्रेसिडेंट के पास गया और वहाँ पे जब सिग्नेचर होके फिर ये आगे एक्ट बन गया। और ये अब किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? 246A में है। 246A में आपको इसके बारे में जिक्र मिलेगा, जिसमें जीएसटी की बात की है कि जीएसटी के ऊपर लॉज अगर बना सकती है, स्टेट्स भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन जब इंटर स्टेट ट्रेड की बात हो तो वहाँ पे सिर्फ जो यूनियन गवर्नमेंट है वही इस पे लॉ बना सकती है। यानी कि ये हमें जो रिप्रेजेंट करता है, जो जीएसटी है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट शोज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस टैक्स में कोऑपरेट करते हैं ईच अदर, और सो दैट टू क्रिएट दिस टैक्स। इस टैक्स को क्रिएट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी है इसका नेचर कैसा है। जीएसटी की नेचर की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि एक आईटीसी बेस्ड टैक्स है। नेचर ऑफ जीएसटी, इट इज एन आईटीसी बेस्ड टैक्स सिस्टम। आईटीसी का मतलब हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बेनिफिट दिया जाता है स्पेशली किसको? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स या ट्रेडर्स
या कह लो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर तो एक ही हुए ना, मैन्युफैक्चरर या सप्लाई करने वाले सप्लायर, इनको इसका बेनिफिट मिलता है आईटीसी का। ये आईटीसी क्लेम करते हैं, आईटीसी क्लेम करके ये जो जीएसटी पे करते हैं उसको वापस ले लेते हैं। दे आर गिवन द बेनिफिट ऑफ, they are given the benefit of set off regarding the taxes which they have given while purchasing various inputs, जब ये परचेज करते हैं कौन लोग, ये प्रोड्यूसर्स जिनको मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं, और सप्लायर्स जो सप्लाई कर रहे हैं। इनको आईटीसी क्लेम करने का बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या करते हैं, इनको सेट ऑफ करने का बेनिफिट मिलता है, यानी कि टैक्स एडजस्टमेंट। सेट ऑफ का मतलब होता है टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट। They can do tax adjustment by claiming ITC regarding the taxes which they have given while purchasing various inputs। जब ये different inputs परचेज करते हैं तो जो इन्होंने टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिया होता है उसे ये आईटीसी क्लेम करके जो इन्होंने गुड्स परचेज किए होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें उन्होंने जीएसटी जो दिया है उसको भी माइनस कर लेते हैं आईटीसी क्लेम करके। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देना पड़ेगा। देखो, कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, XYZ कोई नाम से। इसमें जो ये टीचर है, टीचर को ये दे रहे हैं, टीचर को ये जो दे रहे हैं 1 लाख सैलरी दे रहे हैं, उसी पे ये 18,000 जीएसटी दे रहे हैं 18% के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल ये टीचर को वैसे कितना पे कर रहे हैं, 1,18,000, उसमें से 18,000 तो जीएसटी चला गया, टीचर को वैसे मिलेगा कितना, 1 लाख, ठीक है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कर रहा है इस तरह से। अब जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी इनको पे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ने इनको पे किया, सभी स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल पे किया विद जीएसटी इनको 2 लाख तो इनको विदाउट जीएसटी आया, प्लस उसमें जो जीएसटी 18% के हिसाब से 36,000 आया। टोटल कितना आया इनके पास स्टूडेंट्स के द्वारा, 2,36,000, 2,36,000 इनके पास आया, जिसमें से जो 36,000 है वो तो टैक्स लाइबिलिटी थी, वो तो चला गया गवर्नमेंट को। अब ये आईटीसी क्लेम कैसे करेगी, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे करेगी आईटीसी क्लेम? जब ये आईटीसी क्लेम करेंगी तो इनकी टैक्स जो लाइबिलिटी थी, टैक्स लाइबिलिटी दिखाएंगे पहले। टैक्स लाइबिलिटी बोलेंगे कि जो हमारे पास जो पैसा आया है मतलब उसमें से 2,36,000, इसमें से हमने 36,000 तो टैक्स दे दिया था, ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी थी 36,000। लेकिन जो हमने टीचर्स को पेमेंट की उसमें भी हमने 18,000 टैक्स दिया जीएसटी के तौर पे, तो ये इसको क्लेम करेंगे। यहाँ पे आईटीसी क्लेम करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको कहते हैं इसलिए, और ये 18,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और टोटल इनकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी अब, 18,000 की, ठीक है। ये इनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी हुई। तो इस तरह से इन्होंने आईटीसी क्लेम किया। तो आईटीसी क्लेम कौन कर सकता है, ये लोग ही क्लेम कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे। कहाँ किए थे, हाँ, ये लोग
प्रोड्यूसर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स। कोचिंग क्या है, सर्विस को प्रोवाइड करिए, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर, ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और ये भी तभी क्लेम कर सकते हैं अगर ये क्या बोलते हैं जीएसटी रजिस्टर्ड हो। ये जीएसटी रजिस्टर्ड होने चाहिए, कंडीशन अप्लाइड, जीएसटी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये होने चाहिए। जीएसटी रजिस्टर्ड कोई भी फर्म या कोई भी सेलिंग सर्विसेज वाला या फिर जो सर्विस सेक्टर वाला कैसे होगा, अगर उनकी टर्नओवर, कोई भी सर्विस सेक्टर का पर्सन हो या फिर जो सर्विसेज को सेल करने वाला हो, अगर उसकी एनुअल टर्नओवर, अगर एनुअल टर्नओवर जो है वो अगर 20 लाख से ज़्यादा होगी किसी पर्सन की जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कहाँ पे? जीएसटी डिपार्टमेंट में। जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने पे उसको वो फर्म या फिर हाँ वो फर्म आपकी जीएसटी रजिस्टर हो जाएगी, जीएसटी रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का नंबर होता है। एक होता है जीएसटीएन। जीएसटीएन इसका मतलब क्या होता है? कई लोग इनको ना मिक्सअप कर लेते हैं कि जीएसटीएन और जीएसटीआईएन सेम है। नहीं, ये सेम नहीं है। जीएसटीएन ये एक कंपनी का नाम है। जीएसटी नेटवर्क जिसको बोलते हैं, जीएसटी नेटवर्क ये एक कंपनी है। कैसी कंपनी है? एनजीओ है, ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकारी नहीं है। और ये क्या करती है, जो जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी का जो आईटी पोर्टल है उसको ये देखती है। किसने आईटीसी क्लेम करना है, जो भी है वो सारा कुछ जो है ये कंपनी देखती है। एक जीएसटी नेटवर्क करके कंपनी है। तो ये जो जीएसटीआईएन है ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो 15 डिजिट का होता है। ये कब मिलता है? जब आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। कब होंगे? जब आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगी एनुअल, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं कि देखो जो जीएसटी है ना, एक वैल्यू एडिशन टैक्स का भी काम करता है जब हम सप्लायर्स की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, ये बी पर्सन है और यहाँ पे कंज्यूमर है। अब देखना ध्यान से क्या हुआ। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, कोई कमोडिटी है। यहाँ पे एक्स कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस कितना है? उसका ₹80 ₹80 है। उस पे हमने जीएसटी यहाँ पे 10% रखते हैं। वैसे 10% जीएसटी नहीं होता है, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हमने 10% लिया है। तो ₹8 इसमें जीएसटी लगा और इसका टोटल प्राइस कितना बना? ₹88। ठीक है, ₹88 इसका टोटल प्राइस बना। जब ए पर्सन के पास ये कमोडिटी थी तो उसका प्राइस कितना था? बेसिक प्राइस जो देखा जाए, जो बेसिक यानी कि जो बेसिक प्राइस था वो कितना था? ₹80 और जीएसटी इस पे लगा ₹8 और फिर टोटल प्राइस कितना बना? ₹88। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो जीएसटी है वो 10% नहीं होता। यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 10% लिया है। जीएसटी 5% हो सकता है या फिर 12% या 18% या 28% हो सकता है। तो ये 10% वाली कोई रेट नहीं है, ये जस्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने यूज़ किया। जब ये बी पर्सन इस आइटम को ख़रीदेगा, इसने ₹88 में इसको ख़रीदा और अब ये जो आगे बेचेगा तो उसने इसका बेसिक प्राइस रख दिया ₹100। ठीक है, ₹100 इसने आगे बेचा, प्लस उसमें भी जीएसटी लगेगा 10% जीएसटी, तो ₹10 जीएसटी के जुड़े और टोटल जो प्राइस बना इसका
110, 110 रुपये में, और ये 110 रुपये का इस कंज्यूमर ने ख़रीदा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब कंज्यूमर ने ख़रीदा तो इसने पूरे पे जो बेसिक प्राइस कितना था 100 रुपये था यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिक प्राइस कितना था 80 रुपये था। यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुई पहले तो इसके कारण जीएसटी के कारण यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुई। कितनी हुई, यहाँ पे 80 था, यहाँ से 100 हो गया, 20 रुपये की वैल्यू एडिशन होगी। और टैक्स जीएसटी कितना है 10% हर स्टेज पे जीएसटी लगा। अगर 20 रुपये का जो वैल्यू एडिशन हुआ उस पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे जीएसटी 10% है, इसका अगर 10% अगर आप निकालोगे 2 रुपये आ जाएगा। जो 2 रुपये है वो टैक्स लाइबिलिटी होगी इनकी, सिर्फ इनकी, कंज्यूमर से पहले इनकी 2 रुपये टैक्स लाइबिलिटी होगी, और कंज्यूमर सारा का सारा टैक्स पे ये कर रहा है। अब कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जब बी पर्सन क्लेम करेगा ना, ये जो बी है, ये बी पर्सन जब क्लेम करेगा आईटीसी, तो ये इस तरह से करेंगे, ये बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर ने मेरे से ख़रीदा है 110 रुपये का, उसमें से 10 रुपये तो मैंने जो कंज्यूमर ने दिए थे 10 रुपये एक्स्ट्रा, वो तो जीएसटी में चले गए, और मैंने भी वो जीएसटी वो सरकार को जीएसटी में दे दिए। और बेसिक प्राइस तो ये 100 रुपये था, उसको तो एक्चुअली ये मिला, ये 100 रुपये तो सरकार को चले गए। दिए किसने, ये कंज्यूमर ने दिए। और ये दिखाएगा तो ये कि मेरे यहाँ से गए ये, कि मेरे को 110 रुपये दिए कंज्यूमर ने, और मैंने 10 रुपये तो जीएसटी दे दिया उसे। और साथ में ये दिखाएगा कि यहाँ पे जो मैंने ख़रीदा था ये प्रोडक्ट, ये 88 रुपये का ख़रीदा था, उसमें भी मैंने 8 रुपये मैंने वहाँ पे भी जीएसटी दिया था। तो ये आईटीसी क्लेम करेगा कि मेरे ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो 10 रुपये की थी, टैक्स लाइबिलिटी जो ₹10 की थी, और माइनस करेगा जो मैंने टैक्स ऑलरेडी दिया था पहले ₹8, तो ₹2, ये इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आई। और इसको भी ये जीरो कर देगा, क्योंकि ये कुछ और चीज़ भी खरीदेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम कुछ खरीदेगा, वहाँ पे टैक्स देगा, और फिर बोलेगा कि मैंने यहाँ पे भी कुछ खरीदा है, इस पे भी मैंने टैक्स दिया, उसको भी माइनस करेगा। तो आईटीसी क्लेम करने पे ये अपना टैक्स जीरो भी कर देंगे। लेकिन सारा का सारा टैक्स लास्ट में किसको देना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है कंज्यूमर को। लेकिन यहाँ पे देखना आप, इस आईटीसी के बेस पे सप्लायर्स और जो ये ट्रेडर्स हैं ये तो बेनिफिट ले रहे हैं, ये तो आईटीसी क्लेम करके टैक्स को अपना कर रहे हैं जीरो, लेकिन जो कंज्यूमर है वो उसको पे कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है इस आईटीसी के बेस पे, यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी लगा था 8 रुपये, यानी कि 10% लगा था, तो इसकी वैल्यू हो गई थी 88 रुपये। अब इस बंदे को प्रॉफिट भी कमाना है, तो इसने इसको 100 रुपये में बेचा, 12 रुपये इसने प्रॉफिट लिया, और 10 रुपये यहाँ पे भी जीएसटी लग गया, फिर ये आगे चला गया, और इस जीएसटी के चलते वैल्यू एडिशन हुई है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं सप्लायर की, फॉर सप्लायर GST is a value addition टैक्स सप्लायर के लिए, क्योंकि ये तो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन हो रही है यहाँ पे, और जो ये टैक्स है ये तो इनको वापस मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एडिशन हो रही है प्रोडक्ट की। और लेकिन फॉर कंज्यूमर GST इज़ अ टर्नओवर टैक्स, यानी कि जो होल टर्नओवर है उस पे जो टैक्स दे रहा है ये यही दे रहा है, कंज्यूमर ही दे रहे हैं। तो इसके लिए एज ए टर्नओवर टैक्स ये रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि कंज्यूमर्स आर not given the benefit of ITC. So at their level it functions like a turnover
टैक्स, ठीक है। कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिलता किसका, आईटीसी क्लेम करने का, इसलिए इनके लिए एज ए टर्नओवर टैक्स बिहेव करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट बेनिफिट जो जीएसटी के कारण हुआ है वो ये हुआ कि जो प्रीवियस स्टेज का जो टैक्स है वो अगली स्टेज में मूव नहीं होता है इसमें। यानी कि जैसे जीएसटी से पहले जो टैक्सेस होते थे उसमें ऐसा होता था कि जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लगता था एक स्टेज पे, एक जो सेलर है उसने टैक्स लगाया, अगला सेलर है वो उस पर और टैक्स लगा रहा है, वहाँ पे कोई आईटीसी क्लेम तो होती नहीं थी, तो वहाँ पे भर भर के टैक्स आगे मूव होता था। एक स्टेज का टैक्स अगली स्टेज में मूव होता था और अगली स्टेज में टैक्स फिर से लगता था और अगली स्टेज में वो पीछे वाला टैक्स भी आगे मूव होता था। इस तरह से जो वैल्यू एडिशन जो वहाँ होती थी प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता था कंज्यूमर को वो हैवी प्राइस पे मिलता था, तो वहाँ पे मनमानी ढंग से टैक्स लगता था। जीएसटी के आने पे वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे जो टैक्स है वो फिक्स परसेंटेज है उसकी, वो लगेगी, वो बिल में तो शो होगी, लेकिन बाद में आईटीसी क्लेम करके वो वापस इनको मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए वैल्यू एडिशन तो वहाँ पे होती है, क्या बोलते हैं, इस टैक्स के कारण वहाँ पे वैल्यू एडिशन होती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर भी जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो फिर भी लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो कंडीशन थी जब जीएसटी नहीं होता था। तो इसमें माना जाता है कि जो टैक्सेस हैं, द टैक्सेस on previous stages do not move ahead, ठीक है। एक स्टेज का टैक्स दूसरी स्टेज में मूव नहीं होता। इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जो होता था पहले एक स्टेज से टैक्स दूसरी स्टेज में चला जाना, कैस्केडिंग इफेक्ट, ये इसमें क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है, रिमूव्ड ड्यू टू आईटीसी। क्योंकि आईटीसी क्लेम हो जाता है तो उतना ज़्यादा अब वैल्यू एडिशन नहीं होता है, उतना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस नहीं बढ़ता है, क्योंकि आईटीसी से जो सप्लायर्स है, ट्रेडर्स है, उनको आईटीसी से जीएसटी क्लेम हो जाता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता अब, ठीक है। तो यही हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि द प्राइसेस ऑफ गुड्स टेंड टू बी लोअर जीएसटी के कारण, और साथ में ही जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो इसके कारण बढ़े हैं। देखिए कोई भी कंट्री हो वो यही चाहेगी कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है उसी से हम कमाते हैं, और उसमें जो हम कमाते हैं वो डॉलर की फॉर्म में हमें वहाँ पे जो पेमेंट होती है, और वही डॉलर आपके फॉरेक्स रिजर्व में ऐड होते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा अकाउंट, तो उसमें जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना बढ़िया होता है कंट्री के लिए। तो जो फॉरेक्स रिज़र्व सभी अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो हम भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हर कंट्री ये फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट थोड़ा कम हो एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। क्योंकि इंपोर्ट जब होगा तो आप उसकी जो पेमेंट करेंगे वो भी डॉलर में करनी पड़ेगी। जो फॉरेक्स रिज़र्व में जो पैसा पड़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर और गोल्ड की फॉर्म में पड़ा होगा, उससे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक बात याद होगी कि 1991 के टाइम पे जब हमारे देश में बहुत ही कम पैसा बचा हुआ था, जो मंदी आई थी, उसका मतलब ये था कि जो फॉरेक्स रिज़र्व है वहाँ पे वो पैसा कम पड़ा हुआ था। तो फिर मनमोहन सिंह जी ने वहाँ पे जो गोल्ड है उसको वहाँ डिपॉजिट किया, क्योंकि फॉरेक्स रिज़र्व में या तो आप डॉलर की फॉर्म में पैसा जमा कर सकते हो या फिर जो गोल्ड है उसकी फॉर्म में वहाँ पे पैसा जमा होता है, ठीक है। तो जो हम एक्सपोर्ट है वो इसके कारण बढ़े हुए हैं, जीएसटी के कारण एक्सपोर्ट भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट मिलता है। एक्सपोर्ट करने पे 0% जीएसटी मिलता है, दिया जाता है, और साथ में वो आईटीसी क्लेम भी कर सकते हैं।
0% GST एक तो लगेगा एक्सपोर्ट की गई आइटम पे, और साथ में वो ITC भी क्लेम कर सकते हैं, जो बाकी जगह उन्होंने टैक्स दिया होगा उसको भी वो माइनस कर देते हैं ITC क्लेम करने पे। तो ये बेनिफिट मिल गया है, जिसके कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, तो एक्सपोर्ट इसके कारण मोर कॉम्पिटिटिव बन गए हैं। GST के कारण जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। बिकॉज यहाँ लिख लो, बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर गिवन ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए बेनिफिट्स के। फोर्थ यहाँ पे आएगा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इसके कारण बढ़ी है। टैक्स कलेक्शन से जो हमारी इनकम होती है, यानी कि गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो GST भी उसमें एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 18 या 19% जो अकेली इनकम यहीं से होती है, जो टोटल इनकम गवर्नमेंट को होती है, लगभग 18 से 19% यहाँ से होती है, GST से और अदर टैक्सेस से। तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुई है GST के कारण। GST कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन टेंड्स टू इंक्रीज ड्यू टू, क्यों हुई है? ड्यू टू क्रॉस चेकिंग ऑफ बिल्स, क्रॉस चेकिंग ऑफ बिल्स। देखिए, जब भी प्रोडक्ट एक सप्लायर से दूसरे सेलर के पास जाएगा, दूसरे सेलर से आगे दूसरे सेलर को भेजेगा, तो हर स्टेज पे जो GST है उसमें बिल के फॉर्म में वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और वो उनको सबमिट भी करना है, और बाद में ITC क्लेम करने पे वो वापस भी ले लेंगे। लेकिन जो कंज्यूमर है वो जब पे करेगा तो वो भी बिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस चेकिंग हो रही है बिल्स की, जिससे टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है पहले के कंपेयर में। साथ में प्राइस तो लो हुआ है, गुड्स का प्राइस भी लो हुआ है, कैस्केडिंग इफेक्ट भी ख़त्म हुआ है। वैल्यू एडिशन तो हो रही है लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही, इसलिए प्राइस लो हो गया है, और एक्सपोर्ट इसमें मोर कॉम्पिटिटिव बन चुके हैं, और टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग ऑफ बिल्स होती है। लेकिन करने वाले तो फिर भी छुपा लेते हैं, मतलब GST विदाउट GST कर लेते हैं परचेजिंग, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। ठीक है, फिफ्थ यहाँ पे रहेगा जो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इनपुट्स लगते हैं ना, वो भी चीपर हमें हुए हैं ITC के बेस पे, क्योंकि ITC मिलता है तो जो इनपुट्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो भी चीपर हुए हैं, जिससे जो मेक इन इंडिया जैसे हमारे इनिशिएटिव है वो सक्सेस हो रहे हैं। तो जैसे इसमें हम लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज़ प्रमोटेड because inputs become cheaper due to ITC। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स की बात हुई, ये GST के बेनिफिट्स हुए। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। GST के फीचर्स जो कैसे हैं, बेनिफिट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे पूछ सकते हो। फीचर्स ऑफ GST, देखिए फर्स्ट जो इसका फीचर है वो है ड्यूअलिस्टिक नेचर। इसका जो GST का जो नेचर है वो ड्यूअलिस्टिक है, यानी कि ड्यूअलिस्टिक है ये, यानी कि इसमें जो GST है ना, it is divided into two equal parts, divided into two equal parts, जिसमें फर्स्ट आ जाता है आपका CGST
सेकंड आ जाता है SGST, जिसको अगर स्टेट हो, अगर UT होगी तो UT GST। ये दोनों इक्वल पार्ट हैं और ये जो इम्पोज होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये इम्पोज्ड बाय स्टेट्स गवर्नमेंट। या यूटी की जो यूटी तो सेंटर द्वारा कंट्रोल होता है ना। तो यहाँ पे जो आईटीसी भी क्लेम होती है वो भी इनकी रिस्पेक्टिव अकाउंट से होती है। जो आईटीसी जो होती है वो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट से ही दी जाती है, यानी कि स्टेट वाला स्टेट के अकाउंट से देगा, सेंटर वाला अपने सेंटर के अकाउंट से जो आईटीसी जो क्लेम कर रहे हैं उनको आईटीसी देंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिव अकाउंट से ही देंगे ये। तो ये हमें इसका जो फर्स्ट फीचर है वो ड्यूअलिस्टिक नेचर जो इसका है वो हमें समझ आ गया कि दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जीएसटी में 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है क्योंकि जीएसटी हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिप्रेजेंट होता है, जो हमने पहले बात कर भी ली है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के इस टैक्स को बना रही है, तो दोनों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। ठीक है ना। और दूसरा इसका ये है कि फीचर कि ये जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सेकंड फीचर क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब ये हुआ कि जो कलेक्शन ऑफ SGST होती है ना, SGST की बात करें हम, जो स्टेट वाला होता है, द कलेक्शन ऑफ SGST एट कंज्यूमर लेवल इज़ डन बाय द डेस्टिनेशन स्टेट। यानी कि जैसे कि इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है ना, इंटर स्टेट जब ट्रेड होगा यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंटर स्टेट ट्रेड का कि फॉर एग्जांपल हरियाणा जो है पंजाब को कुछ बेच रहा है। जब ये गुड्स इन्होंने ख़रीदा, किसने? पंजाब वालों ने ख़रीदा, किससे? हरियाणा से ख़रीदा। इस गुड्स से जब इन्होंने यहाँ पे ये परचेज किया तो इन्होंने यहाँ पे CGST भी दिया और SGST भी दिया। ठीक है। अब ये पंजाब वाले जो आगे कंज्यूमर को इसको देंगे, कंज्यूमर्स यहाँ पे इसको इस प्रोडक्ट को लेंगे, तो ये कंज्यूमर से भी लेंगे, क्या लेंगे? CGST SGST। जो ये SGST है ना, इसी की बात हो रही है यहाँ पे हमारी, SGST। जो ये SGST है यहाँ पे और SGST है यहाँ पे। जो CGST तो क्लियर है ना, तो सेंटर को जाएगा ही जाएगा। ये SGST कैसे कैसे किसको जाएगा? ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। कैसा है? डेस्टिनेशन बेस्ड। जैसे कि पंजाब ने हरियाणा से ख़रीदा तो इन्होंने जो SGST यहाँ पे परचेज किए जो दिया, तो SGST ये हरियाणा के पास ही रहेगा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। और यहाँ पे जो कंज्यूमर ने जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ख़रीदा जो यहाँ से हरियाणा से आया था, बेसिकली ये हरियाणा से आया था प्रोडक्ट, अब इन्होंने जो SGST दिया अब ये हरियाणा को तोड़ना जाएगा। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये पंजाब के पास ही रहेगा, क्योंकि पंजाब में कंज्यूमर ने इसको ख़रीदा, तो पंजाब में कंज्यूमर ने CGST भी दिया और SGST भी देगा। CGST तो जो CGST जो है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो सेंटर को ही जाएगा, लेकिन जो SGST है वो अब इसी डेस्टिनेशन स्टेट के पास रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये पंजाब इसको हरियाणा को नहीं देगा, क्योंकि पंजाब ने हरियाणा को ऑलरेडी पे कर रखा है जब इसने वहाँ से गुड्स लाए। ठीक है, जो ये SGST है अब पंजाब के पास ही रहेगा, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसमें आप लिख सकते हैं the collection of SGST at consumer level is done by the destination state
इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रेड के केस में जो कलेक्शन ऑफ SGST होगा, SGST की बात हुई है, ध्यान रखना, वो कंज्यूमर लेवल पे किसके द्वारा होगी, वो डेस्टिनेशन स्टेट के द्वारा होगी और उसके पास ही रहेगी। कब? जब इंटरस्टेट ट्रेड होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे थर्ड फीचर की। इसका जो थर्ड फीचर है वो है कंजम्पशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये जो GST है, इसकी जो फाइनल कलेक्शन होती है वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ कंजम्पशन पे, कि जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी, जितने ज़्यादा कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेंगे ना प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट होगा, उतना GST की कलेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जो बीच में जो प्रोडक्ट जा रहा था एक सेलर से दूसरे सेलर के पास, वो तो जो GST पे कर रहे थे वो तो उसको ITC के बेस पे वापस ले रहे हैं ना। तो सरकार को राजस्व की जो प्राप्ति हुई, जो रिसीट उनको हुई इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो जो रेवेन्यू रिसीट उनको वहाँ से हुई वो कंज्यूमर के कंजम्पशन पे हुई है। लेवल ऑफ कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन होगी। तो इसमें जो फाइनल इसलिए लिखा क्योंकि सब कुछ ITC क्लेम करने के बाद जो फाइनल बचा, फाइनल कलेक्शन ऑफ GST, फाइनल अंडरलाइन कर लो, डिपेंड्स critically on the level of consumption। लेवल ऑफ कंजम्पशन कितनी हो रही है, फाइनल कलेक्शन उस पर निर्भर है। वाई? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लायर क्लेम ITC and get their tax back, their taxes back, और अपने टैक्सेस वो बैक ले लेते हैं ITC को क्लेम करने पे। लेकिन कंज्यूमर ऐसा नहीं कर पाएगा, वो ITC क्लेम नहीं कर सकता, तो उस कारण अब उसको जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा, और उसी पे तो निर्भर करता है कलेक्शन, टोटल कलेक्शन कंज्यूमर की कंजम्पशन पे ही निर्भर करता है। इसी कारण से इस GST को हम कंजम्पशन वैट भी कहते हैं, कंजम्पशन वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। क्यों? एक तो ये कंजम्पशन पे निर्भर कर रहा है, दूसरा वैल्यू एडिशन तो हो ही रही है ITC के बेस पे, वैल्यू एडिशन तो हो ही रही है। जब एक सेलर से दूसरे सेलर के पास जा रहा है तो वैल्यू एडिशन हो रही है, और जो टैक्स है वो भी पे कर रहे हो, लेकिन बाद में वो ITC क्लेम कर रहे हैं, और सारा का सारा जो टैक्स बर्डन है वो फिर कंज्यूमर के सिर पे पड़ता है। ठीक है, तो ये था इसके फीचर्स, किसके? GST के फीचर्स कि ड्यूअलिस्टिक नेचर इसका, डेस्टिनेशन बेस्ड है और कंजम्पशन बेस्ड है। इसे इसके फीचर्स। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट रेट्स होती है टैक्सेस की, इम्पॉर्टेंट रेट्स में आपका, जैसे इसमें आप देखेंगे 5% है, जो कि बेसिक गुड्स होती हैं उनको 5% GST लगता है। बेसिक गुड्स, जो बेसिक गुड्स है लिवलीहुड की, और जो 12% और 18% है ये स्टैंडर्ड रेट हैं, स्टैंडर्ड रेट्स हैं, और जो 28% वाला रेट है ये लगता है जो सिन गुड्स होती है, सिन गुड्स, ऐसी गुड्स जिनका कंजम्पशन और प्रोडक्शन अनएथिकल माना जाता है, बुरा माना जाता है सोसाइटी द्वारा, जैसे कि शराब, सिगरेट वगैरह, इसकी अगर आप कंजम्पशन करते हो तो वो बुरा माना जाता है, अनएथिकल माना जाता है। तो उनकी कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं या उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आपको 28% GST देना पड़ेगा। सेकंड इसमें आएगा डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स ऐसी गुड्स जो हमारे एनवायरनमेंट पे, जो हमारे समाज पे जो है वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है,
एनवायरनमेंट पे ख़ास तौर पे, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ये जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और भी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है और उससे एडवर्सली इम्पैक्ट होते हैं हम कहीं ना कहीं। तो इसको डीमेरिट गुड्स कहते हैं। उस पर भी 28% मतलब जीएसटी लगता है, लेकिन इसमें जो वो नहीं आएंगे क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन पे अभी जीएसटी नहीं लगता। तो इसके अलावा जो डीमेरिट गुड्स है उस पे लगेगा जीएसटी, जो जीएसटी के दायरे में आती हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम हो, मोटर स्पिरिट हो जिसको रिफाइंड पेट्रोलियम भी कहते हैं, या हाई स्पीड डीजल हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो, या नेचुरल गैसेस हो, ये सारी की सारी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ये आइटम जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जो भी डीमेरिट गुड्स हैं उन पे 28% लगता है इसके अलावा। और साथ में लग्जरी गुड्स जो होती हैं, जैसे BMW या फॉर्च्यूनर वगैरह कुछ इस तरह से परचेज करते हो, लग्जरी गुड्स में आती है, तो उसमें भी 28% जीएसटी लगता है। तो ये 28% जीएसटी वाली ये आइटम्स हैं। तो इसके अलावा जो CPI है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें मोर देन 50% जो आइटम्स हैं, वो मोर देन 50% जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनमें 0% जीएसटी रखा हुआ है। जो CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 50% से ज़्यादा गुड्स ऐसी हैं जिनको 0% जीएसटी में रखा हुआ है, यानी कि उसमें आपको जीएसटी 0% देना है। कंज्यूमर 0% जीएसटी देगा, लेकिन अगर कंज्यूमर 0% जीएसटी देगा तो जो वो सेलर है या सप्लायर है वो कैसे आईटीसी को क्लेम करेंगे? वो फिर भी क्लेम कर सकते हैं, 0% जीएसटी में वो क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है एक्स, वो बेच रहा है मार्कर बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, जीएसटी 0 है इसमें, टोटल प्राइस 100 रुपये हुआ। तो अब ये आईटीसी क्लेम कैसे करेगा? तो ये आईटीसी फिर भी क्लेम कर सकता है। अगर ये जीएसटी रजिस्टर्ड है पर्सन, तो ये 0% जो जीएसटी वाली चीज़ें बेच रहा है, 0% जीएसटी वाली चीज़ें बेच रहा है, तो फिर भी ये आईटीसी क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसने एसी परचेज किया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम इसने परचेज की। फॉर एग्जांपल इसने 40,000 में कोई आइटम परचेज की इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें इसने जीएसटी दिया, कितना जीएसटी इसने, मान लो 10% ही लेते हैं हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए। जीएसटी 10% नहीं होता, फिर से कहता हूँ मैं जस्ट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। 10% इसने जीएसटी दिया जो कि 4,000 हुआ, तो टोटल प्राइस इसका इसने 44,000 दिया। तो यहाँ पे जो ये 4,000 इसने जीएसटी दिया होगा, तो ये इसको क्लेम करेगा आईटीसी से ये क्लेम करेगा। इसको क्लेम करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो 0% वाला है, जो 0% वाली क्या बोलते हैं जीएसटी वाली आइटम सेल कर रहा है ना, उसको आईटीसी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो उसने टैक्स कहीं पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको कुछ टाइम के बाद उसको दे देती है, तो उसको आईटीसी भी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया 0% जीएसटी की आइटम्स। एक होता है जीएसटी एग्जेम्प्ट आइटम्स, जीएसटी एग्जेम्प्ट और 0% जीएसटी, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स अप नहीं करना चाहिए। जीएसटी एग्जेम्प्ट चीज़ें वो होती हैं, ऐसी आइटम्स जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, जीएसटी के दायरे में नहीं आती वो। और 0% जीएसटी का मतलब वहाँ पे जीएसटी है कितना है, 0% है, मतलब दायरे में आती है, जीएसटी के दायरे में आती है। यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यहाँ आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, यहाँ आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे जीएसटी एग्जेम्प्ट जैसे वाइन है, शराब जो है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, इन पे ये जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगता, ये जीएसटी के दायरे में नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी महंगी क्यों है ये महंगी इसलिए क्योंकि इस पे जो है स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। डिफरेंट स्टेट अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है डिफरेंट, और जिसके कारण इनके प्राइस भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्टेट में। अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाती हैं तो इनका रेट सेम ही होगा सभी स्टेट में। फिर अब इनका रेट अलग अलग है क्योंकि इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है।
जो कि वो भर भर के लगाती है, क्योंकि उन्हें भी राजस्व की प्राप्ति करनी है। तो ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टेट्स के द्वारा लगाया जाता है, डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा। तो ये जीएसटी एग्जेम्प्ट आइटम्स हैं। लेकिन जो 0% के दायरे में आती हैं वहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये डिफरेंस है जीएसटी एग्जेम्प्ट और जीएसटी 0 में 0% जीएसटी में। तो दे आर नॉट इक्वल। इनको इक्वल समझने की मतलब गलती मत करना, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल ने ये प्रपोजल रखा है। पहले तो हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल, देखिए जो जीएसटी काउंसिल है, ये जो जैसे ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, 101 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएगी, जिसका जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल 279 के ए में। कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में इसका जिक्र है। ये अपेक्स बॉडी है डिसीजन मेकिंग के लिए। अपेक्स बॉडी, पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फॉर्म हुई है, मतलब अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर ये फॉर्म की गई है पार्लियामेंट के द्वारा। अपेक्स बॉडी है किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए एक सबसे हाईएस्ट बॉडी है, अथॉरिटी है। अपेक्स बॉडी बोलो या फिर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो ये है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो चेयरमैन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो इसका चेयरमैन होती है। कौन सी फाइनेंस मिनिस्टर? यूनियन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर होगी वो होगी, ठीक है। और इसमें मेंबर्स जो होंगे सभी स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, ऑल स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होंगे। ये जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन केस ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी में कुछ भी रिफॉर्म करने हैं, रेट इसके चेंज करने हैं, या फिर आप कह लो कोई अमेंडमेंट किसी भी टाइप की करनी है, तो जीएसटी काउंसिल के तहत ही होगी। इसमें वोटिंग होगी, और जो वोटिंग होती है, वोटिंग राइट्स भी दिए होते हैं। जैसे सेंटर के पास जो वोटिंग राइट्स हैं, 1/3 वोटिंग राइट्स सेंटर के पास है, और 2/3 जो वोटिंग राइट्स है वो स्टेट्स के पास है। यानी कि स्टेट्स के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स है, स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। यहाँ पे परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे 1/3 का मतलब हुआ 33.33%, ये हो गया आपका 66.67% जो है ये स्टेट्स के पास है ये वोटिंग राइट्स इतने। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल आपको कोई अमेंडमेंट करनी है जीएसटी फ्रेमवर्क में, तो अमेंडमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अमेंडमेंट जो करनी है, तो उसके लिए 3/4 वोटिंग राइट्स पढ़नी चाहिए एटलीस्ट 3/4 जो होनी चाहिए वोटिंग, 3/4 वोटिंग होनी चाहिए टोटल वोटिंग राइट्स के, तो तब जाके ये पास होगा। 3/4 का मतलब हुआ 75% वोटिंग होनी चाहिए टोटल वोटिंग राइट्स की। जो टोटल वोटिंग राइट्स की इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सेंटर में 1/3 और 2/3 स्टेट्स में। जब ये 75% वोटिंग हो जाएगी तब जाके अमेंडमेंट होगी। इतना आसान नहीं है जीएसटी में अमेंडमेंट करना, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होता है वोटिंग राइट्स। और जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये प्रपोजल रखा नहीं गया, एक्चुअली कहा जाता है कि जीएसटी काउंसिल इसको ऐड कर सकती है। जो पेट्रोलियम आइटम्स है, जो पेट्रोलियम आइटम्स है, कुछ यहाँ पे मैं लिखूँगा, इनको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है इन फ्यूचर। जीएसटी काउंसिल के द्वारा जब ये लाएंगे वो जीएसटी के दायरे में आने पे उसका प्राइस फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा थ्रू आउट द इंडिया।
तो उसमें आता है क्रूड पेट्रोलियम, जो कच्चा पेट्रोल है, और फिर मोटर स्पिरिट, जिसको रिफाइंड बोलते हैं, रिफाइंड पेट्रोल, रिफाइनिंग के बाद जो पेट्रोल बचता है। थर्ड, जो हाई स्पीड डीजल है, या फिर फोर्थ एविएशन, एविएशन में जो फ्यूल होता है टरबाइन के लिए, एविएशन टरबाइन फ्यूल, या फिफ्थ नेचुरल गैस। ये राइट नाउ ये प्रेजेंटली क्या है, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। प्रेजेंटली दे आर जीएसटी एग्जेम्प्ट आइटम्स, बट फ्यूचर में इनको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। ठीक है, जीएसटी के दायरे में अगर फ्यूचर में आती है तो इनका यूनिफॉर्म जो रेट रहेगा थ्रू आउट द इंडिया। तो आज का जो टॉपिक है जीएसटी के ऊपर, आई थिंक ये पूरा हो चुका है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।